चलिए, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम तुषार है। पीएससी वाले के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, उसी में क्विक रिवीजन सीरीज हमारी चल रही है। आज अर्थशास्त्र की बात करेंगे। अर्थशास्त्र के अंतर्गत टॉपिक पकड़ने वाले हम लोग मौद्रिक नीति, आरबीआई और बैंकिंग। ओके, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंकिंग को हम लोग समझने वाले हैं। हमारा पेड बैच जो है नए सिरे से 15 फरवरी से शुरू हो जाएगा। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, सबसे कम प्राइसिंग पे अवेलेबल रहेगा, कंप्यूटर पे और मोबाइल पे दोनों पे आपको ऐप मिल जाएगा पीएससी वाला। अगर कुछ समझ में नहीं आता मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको लिंक वगैरह दे दूंगा। चलिए, आज बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी की, मौद्रिक नीति की। तो मौद्रिक नीति हम लोगों ने ऑलरेडी पेड बैच में जब हम लोग पढ़ते हैं तो पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ, शॉर्ट्स में कंप्लीट करेंगे। तो मौद्रिक नीति की यदि बात आती है मॉनेटरी पॉलिसी, तो कभी भी कोई भी देश का केंद्रीय बैंक, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये जारी करता है। भारत में हर 2 महीने में मौद्रिक नीति जारी होती है। पहली मौद्रिक नीति जो आपकी शुरू होती है वो अप्रैल महीने से शुरू होती है। तो अप्रैल महीने में आता है, फिर जून में आता है, फिर आपका अगस्त आता है एंड सो ऑन। तो 6 बार आपकी मौद्रिक नीति आएगी एक साल में। मौद्रिक नीति के तत्व इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज आपका सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। पहला एक होता है जिसको हम लोग अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं नगद आरक्षक अनुपात। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए कोई भी आपका बैंक है, फॉर एन एग्जांपल आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई गाइडलाइन देता है कि आपके पास टोटल जितना भी पैसा जमा है उसका कम से कम एक एक्स अमाउंट, एक्स परसेंट आपको कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर के रूप में आपको आरबीआई के पास जमा रखना है। मान के चलो जैसे इसकी दर 3 से 5% होती है, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 4%। तो मान के चलिए एसबीआई के पास 100 करोड़ रुपए है, तो एसबीआई 100 करोड़ रुपए का 4%, मतलब आपका 4 करोड़ रुपए आरबीआई के पास जमा रखेगा। किसके लिए जमा रखेगा? पैसे रूप में रखेगा, नगद के रूप में रखेगा जमा, जिसके लिए आरबीआई किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट आपको नहीं देगा बैंक को। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो। जैसे आप जितना ज्यादा इसको बढ़ाएंगे सीआरआर, उतना बैंक के पास पैसा कम होते जाएगा लोगों को लोन बांटने के लिए। बैंक कैसे काम करता है, जो भी हम लोगों ने बैंक में पैसा जमा करा है वो बाकी लोगों को लोन देता है और उसके हिसाब से बांटता है। अब मान के चलिए अगर बैंक के पास 100 रुपए जमा और बैंक 100 रुपए ही पूरा बांट दे और रिटर्न नहीं आया तो बैंक डूब सकता है। तो बैंक को डूबने से बचाने के लिए सीआरआर रहता है, जो कि कैश के रूप में जमा रहेगा। ओके, इसके बाद दूसरा होता है हमारे पास एसएलआर, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो। ओके, सावधिक वसाहतता अनुपात। ये बैंक की कुल जमा का वो हिस्सा है जिसको बैंक अपने पास रखता है। वो चाहे तो कैश के रूप में रख सकता है, गोल्ड बॉन्ड के रूप में रख सकता है, या किसी अन्य बॉन्ड के रूप में रख सकता है, बट बैंक इसको भी अपने पास जमा रखता है। इसको भी ये लोन के लिए नहीं दे सकता है। यहाँ पे अंतर क्या आएगा, यहाँ पर एसएलआर में बैंक अपने पास जमा रखेगा और ये कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, गोल्ड के फॉर्म में भी हो सकता है। तो इस पे अपना फिक्स है, जैसे कैश रिजर्व रेशियो में फिक्स है कि सीआरआर कैश के रूप में रखना है। एसएलआर आपका कैश भी हो सकता है, नॉन कैश चीजें भी हो सकती है, बट कुछ परसेंट होता है, जैसे कि लगभग आपका 18 से 19% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। अगर सीआरआर और एसएलआर, मान के चलिए सीआरआर 4% और एसएलआर आपका 19%, तो 23% ये पैसा बैंक के पास हमेशा जमा रहेगा किसी ना किसी रूप में। मान के चलिए अगर बैंक के पास 100 करोड़ है तो 23 करोड़ बैंक किसी को भी लोन में नहीं दे सकता। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या है, एक अपना एक तरीके से रिजर्व रेशियो। जो बाकी मुद्रा बची, जैसे आप 100 में से 23 घटा देंगे, आई थिंक 77 के आसपास बचेगा, तो वो 77 आपका स्प्रेड मुद्रा कहलाती है जो मार्केट में फैलती है। ओके, तो मौद्रिक नीति के 2 तत्व हो गए। तीसरा तत्व हमारे पास आता है, वो है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, तो अगर मान के चलिए बैंकों को आरबीआई से लोन लेना है 14 दिन या उससे अधिक के लिए, जब लंबी अवधि के लिए लोन लेना रहता है, तो जिस दर पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है उसको कहते हैं बैंक रेट या बैंक दर। वैसे ही आपका होता है एक रेपो रेट। अगर 14 दिन से कम के लिए, मान के चलिए 7 दिन या 14 दिन के लिए लोन लेना है बैंकों को आरबीआई से, तो वो रेपो रेट के दर के हिसाब से आपका लोन लेते हैं। वहीं पर अगर बात करेंगे रिवर्स रेपो रेट की, तो मान के चलिए बैंकों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, तरलता बहुत ज्यादा आ गई है, तो आरबीआई बैंकों को बोलता है तुम इधर उधर लोन बांटने की जगह मेरे पास पैसा जमा करो, उसके बदले मैं तुमको इंटरेस्ट दूंगा। यहाँ पर ऐसा वर्ड हम लोग यूज नहीं करेंगे कि आरबीआई को बैंक लोन दे रहे हैं। ओके, आरबीआई को बैंक लोन नहीं देते हैं। आरबीआई तरलता को या अधिकता को आपका जमा करता है और उसके बदले ब्याज देता है। तो ये आपका होगा रिवर्स रेपो रेट। और इसके बाद एक लास्ट चीज आती है अपनी एमएसएफ। एमएसएफ को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यदि बैंक को एक दिन से भी कम के लिए लोन लेना, मतलब लेस देन 1 डे के लिए अगर लोन लेना है, तो आपके जो बैंक है वो एमएसएफ के तहत आरबीआई से लोन लेते हैं। ओके, एमएसएफ पहले नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है। शनिवार को एमएसएफ के तहत लोन नहीं दिया जाता है। अब यहाँ पर जो चीजें आपको समझनी है, यहाँ पर आपका जैसे अप्रैल से शुरू होता है तो अप्रैल में एक आया होगा, अगस्त में एक आया होगा, इसके अलावा आपका अक्टूबर में एक आया होगा। ऐसे करके आपके आते रहते हैं जो भी मौद्रिक नीति के हैं। तो आप करंट में बताएंगे मुझको कमेंट करके
कि सीआरआर कितना है, एसएलआर कितना है, बैंक रेट कितना है, रेपो रेट कितना है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, एमएसएफ कितना है। अभी दिसंबर पे आया होगा, दिसंबर वाला डेटा अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, चलिए इसके बाद आरबीआई एंड बैंकिंग पे चलते हैं। आरबीआई और बैंकिंग के बारे में बात करेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम लोगों को समझना है। तो ये हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। वैसे ही विश्व का जो पहला केंद्रीय बैंक था उसका नाम था सेवेरिगेस रिस्क बैंक। ओके, रिस्क बैंक याद रख लीजिएगा। रिस्क बैंक जो था वो स्वीडन के केंद्रीय बैंक में दुनिया का पहला और सबसे पुराना केंद्रीय बैंक बना। ओके, 1668 में 20 कर्मचारियों के साथ स्थापित किया गया था। वहीं पर भारत में अगर बात करेंगे तो 1914 में चेम्बरलिन कमीशन आई थी। उसकी सिफारिश पर एक केंद्रीय बैंक की बात की गई थी कि भारत में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। तो शुरुआत में 3 प्रेसिडेंसी थी हमारे यहाँ, आपके बंगाल, मद्रास और मुंबई। तो इन तीनों को मिलाकर, मतलब इन तीनों प्रेसिडेंसी के बैंक को मिलाकर, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर बनाया गया इंपीरियल बैंक। और इंपीरियल बैंक ही आगे चलकर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन जाता है। फिर 1926 में हमारी हिल्टन यंग आयोग आता है, जिसकी सिफारिश पर भारत से बोला जाता है कि फिर से एक अलग केंद्रीय बैंक होना चाहिए, जिसके द्वारा आरबीआई बना। ओके, आरबीआई बनाने के लिए 1934 में एक आरबीआई एक्ट पारित हुआ था। तो आरबीआई एक्ट मतलब आप जैसे कोई भी चीजें पढ़ते, जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, तो उसको पर्टिकुलर किसी एक्ट वगैरह से बनाया गया। तो वैसे ही आरबीआई एक आरबीआई एक्ट के द्वारा बना है। जो भी आरबीआई के नियम वगैरह होंगे वो आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग चलता है। इसी के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अंश पूंजी के साथ आरबीआई की स्थापना की गई थी। इसलिए हम लोग कई बार बोल देते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आरबीआई बना है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। ओके, नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949 को। पहले गवर्नर थे आपके ऑसबोर्न स्मिथ जी। भारतीय गवर्नर की यदि पहली बात करेंगे तो सीडी देशमुख थे। और वर्तमान में यदि बात करेंगे तो अभी शक्तिकांत दास जी हैं। ओके, तो चलिए इतना ध्यान रखिएगा। जब हम लोग पेड बैच में पढ़ते तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कभी भी करंट वाला भी नाम मैं आप लोगों के लिए मिस करके रखता हूँ कि हो सकता है आप उस समय पढ़ो और नाम चेंज हो जाए। अभी वर्तमान में आपके शक्तिकांत दास जी हैं। अब अगर इन फ्यूचर चेंज होगा अभी तो फिर आप देख लीजिएगा, बट अदरवाइज अभी एग्जाम में जो है यही तक आएगा। ओके, चलो आते हैं आरबीआई के कार्यों के बारे में बात करेंगे। तो आरबीआई के जो मेन कार्य हैं उसमें सबसे पहला है मौद्रिक नीति जारी करना, जो भी हम लोग देख चुके हैं, है ना, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, यही सारी चीजें हैं। दूसरा काम होता है नोटों की छपाई करना। एक का नोट और जो सिक्के होते हैं इसके अलावा बाकी सारे नोटों की छपाई, जैसे 1 रुपए से ऊपर जितनी भी कीमत के नोट है, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, है ना, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, इवन आरबीआई 10,000 रुपए तक के नोट छाप सकता है। तो नोटों की छपाई करना काम जो है वो आरबीआई का आता है। 1 रुपए का नोट जो है वो भारत सरकार के द्वारा जारी होता है, वित्त सिग्नेचर रहेंगे उसपे। बाकी सारे नोटों पे आपको आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर मिलेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन हालांकि आरबीआई का। ओके, स्वच्छ नोट नीति लेके आना, जो आपका स्वच्छ नोट नीति के अंदर क्या हो जाएगा कि नोटों को आप मोड़ोगे फोड़ोगे नहीं, है ना, नोट के ऊपर आप कुछ लिखोगे नहीं, नोट को किस प्रकार से रखना है वो नीति बनाना ये आरबीआई का होता है। जैसे आप लोग पहले देखते होंगे लोग क्या करते थे, बैंक के या ऑफिशियल कर्मचारी जिनके पास नोटों की गड्डी आती थी वो स्टेपल कर देते थे नोटों को। तो स्टेपलर नहीं करना है। आज के डेट में आप लोगों ने देखो रबड़ कर देते हैं, पेंसिल से आप लिख देते हैं बाद में मिटाने के लिए, अदरवाइज नोटों पर लिखना भी जो है मना होता है। इसके अतिरिक्त नागरिकों के लिए घोषणा पत्र जारी करना ये आरबीआई का काम रहेगा। इसके तहत आरबीआई क्या करेगा, अलग अलग चीजों के लिए बताएगा क्या क्या घोषणा हो सकती है, जैसे कि एक बैंक खुलने में स्टैंडर्ड टाइम कितना होना चाहिए बैंक का खाता खोलने के लिए। उसके अलावा आपका हो सकता है कि अगर आपको चेक से पैसा निकालना है तो कितना समय लगना चाहिए, कोई भी ब्रांच अगर आपको खोलना है तो क्या रहना चाहिए, इसके अलावा लोकपाल का काम क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें आपकी आरबीआई घोषणा करता है। इसके अलावा आरबीआई का आप लोगों ने एक चीज और देखा होगा, जो आरबीआई करते रहता है लोगों को जागरूक करना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अभी आता है ना कि यूपीआई पेमेंट करने के लिए किसी भी आपको पिन या ओटीपी लगाने की जरूरत नहीं होती, पेमेंट करते समय लगता है, पैसा लेने के लिए लगता है। जो भी बहुत सारे आपके लोगों के साथ हो रहा था धोखाधड़ी, है ना, कि आप लोगों के साथ भी होगा, बोला होगा कि क्यूआर कोड मैं भेज रहा हूँ, इस पे आप स्कैन करो, नोट डालो, मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। तो ये सारी चीजों से बचाना आरबीआई का काम है। इसके अलावा आरबीआई का 5 सूत्री चार्टर भी रहता है। विदेशी बैंक में अगर आपको कोई खाता खोलना है, मतलब विदेशी बैंक को अगर भारत में कोई ब्रांच खोलनी है, उसके लिए नियम बनाना। आईएमएफ आपका इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व आरबीआई करता है। और आरबीआई बैंकों का बैंक है, मतलब जब भी बैंकों को लोन वगैरह लेना रहेगा वो आरबीआई से लेते हैं। कौन कौन सी रेट से, बैंक रेट से या रेपो रेट से। ओके, चलिए आरबीआई की स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो आरबीआई में कभी भी एक गवर्नर होगा, जैसे अभी शक्तिकांत दास जी हैं, इसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर रहते हैं। इसके अलावा एक सरकारी अधिकारी होता है जो वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया जाता है। 4 स्थानीय बोर्ड यथा दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, इसके गवर्नर रहेंगे। और 10 अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो टोटल अगर आप बोल सकते हो आरबीआई के निदेशक मंडल पे अगर हम लोग बात करेंगे ना,
तो 20 लोग होते हैं, 1 4 1 4 10, एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, एक सरकारी अधिकारी, 4 स्थानीय बोर्ड के अधिकारी और 10 अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग। ओके, और आरबीआई का मुख्यालय की यदि बात आएगी, मुंबई लेना, दिल्ली मत लगा देना। चलिए, अब आरबीआई के बाद जो दूसरा होता है आरबीआई की एक्ट, जैसे हम लोग 1934 पढ़ते हैं ना, उसमें बैंकिंग स्ट्रक्चर में हम लोगों को देखने को मिलेगा दो प्रकार के बैंक। ओके, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो दो प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, एक होते हैं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और एक होते हैं गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ऐसे बैंक होते हैं जिनका आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसूची 2 में नाम दिया गया। जैसे आपके जितने भी भारत के केंद्रीकृत बैंक है, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आईसीआईसीआई है, ये सारे अनुसूचित बैंक होते हैं। इनको आरबीआई की पूरी गाइडलाइन को फॉलो करना जरूरी होता है। मतलब बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आपका सीआरआर, एसएलआर, ये सारा चीज इनके आधार पे ये काम करेंगे, मेंटेन करके चलना पड़ता है। जब भी आपको पैसा रखना है, कोशिश करिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पे रखिए, तो ज्यादा फायदा होता है। इसमें भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकता है विदेशी बैंक और एक हो सकता है देसी बैंक। विदेशी बैंक मतलब कोई विदेश का बैंक जो है भारत में ब्रांच खोला है वो हो गया, और देसी बैंक जो भी हमारे देश के। अब देसी बैंक में भी दो प्रकार के आ जाएंगे, एक पब्लिक सेक्टर का होगा और एक प्राइवेट सेक्टर का होगा। पब्लिक सेक्टर के बैंक जैसे कि एसबीआई है, आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, पीएनबी है। और प्राइवेट सेक्टर का आपका बैंक कौन सा हो सकता है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये सारे आपके प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो जाएंगे। वहीं पर गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की बात करेंगे तो ऐसे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 की अनुसूची 2 को फॉलो नहीं, वो आपके क्या हो जाएंगे, अनुसूची 2 में, मतलब जिनका नाम नहीं हो जाएंगे गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। इनको सीआरआर वगैरह मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती, हालांकि एसएलआर वगैरह मेंटेन करते हैं। इनको कभी भी अगर लोन वगैरह लेना होगा तो ये बैंक रेट, रेपो रेट पे जनरली आरबीआई इनको नहीं देता। ओके, कुछ कंडीशन पे दे पाता है, अदरवाइज नहीं देता। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार के। चलिए, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में जो और चीजें रहेंगी वो हमारी, वो होता है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक क्या होते हैं आपके, तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में दीर्घकालीन या अल्पकालीन लोन देने के लिए, जनरली किसानों को आप बोल सकते हो, उनको लोन देने के लिए आते हैं। सहकारी बैंक की स्थापना कब हुई थी आप कमेंट करके बताएंगे। आज में आप लोगों को दो चीजों को कमेंट करना है, एक मौद्रिक नीति पूरी आप बताएंगे क्या क्या है, और सहकारी बैंक में जो होता है स्ट्रक्चर क्या था, पहले इनको किस नाम से जाना जाता था, ये आप बताएंगे। तो सहकारी बैंक दो प्रकार का होता है, ग्रामीण सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक। हम लोगों का स्ट्रक्चर जो मेन है वो ग्रामीण सहकारी बैंक की तरफ जाएगा, जिसमें आपको दो प्रकार का दिखेगा, अल्पकालीन लोन के लिए और दीर्घकालीन लोन के लिए। अल्पकालीन लोन देने वाले बैंकों के लिए आपको तीन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। टॉप लेवल पर रहेगा राज्य सहकारी बैंक, फिर उसके बाद रहेगा जिला सहकारी बैंक जिसको एपेक्स बैंक भी बोल दिया जाता है, और उसके बाद आपका रहता है सहकारी साख समिति क्षेत्र स्तर पर। वहीं पर दीर्घकालिक ऋण के लिए होते हैं हमारे पास भूमि विकास बैंक, या फिर इन्हीं को हम लोग कहते हैं बंधक बैंक। ओके, तो बैंकिंग प्रणाली में इतनी चीजें समझनी है। और एक हम लोगों के पास आता है कुछ प्रमुख वित्तीय संस्थान है, क्योंकि कई बार ना इन वित्तीय संस्थानों के बारे में पूछ देता है कि कब कब बने हैं, क्या क्या नाम है और मुख्यालय कहाँ है। तो देखते जाइएगा, जैसे आपका भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई जो है, आईएफसीआई की स्थापना हुई थी 1948 में। स्टेट बैंक 1955 में बना था। भारतीय जीवन बीमा निगम मतलब एलआईसी आपका 1956 में। फिर 1964 में यूटीआई बना है, 1964 में ही आईडीबीआई बना है। इसके बाद 1972 में साधारण बीमा निगम जिसको हम लोग बोलेंगे जीआईसी। इसके बाद 1982 में आपका एक्जिम बना है। जुलाई 1982 में आपका नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। 1985 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक बना है, और 1988 में आवास बैंक एनएचबी जिसको हम लोग बोलते हैं, और 1990 में आपका सिडबी बना हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। मुख्यालय आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मुख्यालय हम लोगों ने लिखा हुआ, मैक्सिमम के मुख्यालय आपको मुंबई पे ही देखने को मिलेंगे। तो इतना रखते हैं आज की वीडियो के लिए। एक शॉर्ट क्विक रिवीजन हम लोगों ने करने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट और कौन से टॉपिक का आपको रिवीजन के हिसाब से चाहिए, फिर वैसा हम लोग टॉपिक करने चालू करेंगे। इकोनॉमी का एक या दो लेक्चर और आ सकता है जिसमें हम लोग गरीबी, बेरोजगारी और नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। थैंक यू।